अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक बाप ने अपने बेटों को नसीहत करने के लिए 7 अलग अलग लकड़ियां लाने का कहा। वो 7 अलग अलग लकड़ियां लेके आए तो बाप ने उनको एक जगह पे बांध दिया और 7 बेटों को कहा कि बारी बारी इनको तोड़ने की कोशिश करो। सबने कोशिश की लेकिन कोई भी इस मकसद में कामयाब ना हो सका। बाप ने वो लकड़ियां खोल दी और सब बेटों को एक एक लकड़ी उनके हाथ में देते हुए कहा कि अब इसकी कोशिश करो, तो सबने वो बआसानी तोड़ दी। ये कोई मोटिवेशनल स्पीकिंग की वीडियो आज हम नहीं बना रहे, बल्कि इसी मिसाल से कुछ ऐसा हुआ जिसने दुनिया को परेशान कर दिया। जी हाँ, अगर मैं आपसे कहूँ कि 7 अलग अलग आज़ाद रियासतों ने इसी तरह से मिलके एक अजीम मुल्क बना दिया हो, तो क्या आप यकीन करेंगे? शायद आप ना करें, लेकिन हम आपको बताते हैं कैसा हो चुका है। और आज वो मुल्क इंतहाई तरक्की पे है और पूरी दुनिया से लोग आज वहाँ पे घूमने जाते हैं। वो एक फाइनेंशियल हब बन चुका है और जिसे हम यूनाइटेड अरब एमिरेट्स या UAE के नाम से जानते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह ये मुमकिन हो सका कि 7 अलग आज़ाद रियासतों ने मिलकर एक मुल्क बना लिया हो। तो चलते हैं। दोस्तों 1820 में कुछ मुआहदे ऐसे हुए जिनकी वजह से अरेबियन पेनिनसुला में बहुत सी रियासतें ब्रिटिश एम्पायर की प्रोटेक्शन में चली गई, जिसका मतलब ये था कि इन रियासतों को दुनिया से प्रोटेक्ट करना अब ब्रिटिश एम्पायर की जिम्मेदारी थी, जिसका मकसद था ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए तिजारत के रास्ते हमवार करना था। तो ब्रिटिश एम्पायर ने इन रियासतों के साथ मुआहदा किया कि आप हमें तिजारती रूट देंगे और हम बदले में आपकी प्रोटेक्शन करेंगे। लेकिन इन्हीं दिनों में कुछ ऐसा हुआ जिसने दुनिया को हिला के रख दिया। जी हाँ दोस्तों, इस खित्ते में पेट्रोल दरियाफ्त किया गया और ब्रिटिश एम्पायर ने वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ना चाहते हुए भी, क्योंकि सोने की चिड़िया को छोड़ना ब्रिटिश एम्पायर के लिए वाकई एक बहुत बड़ा फैसला था, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद मजबूरन ही सही, लेकिन ब्रिटिश एम्पायर ने इन रियासतों से माजरत की और इनको इनके हाल पे छोड़ दिया। अब मामला संगीन हो गया क्योंकि ये रियासतें रकबे में बहुत छोटी सी थी, इनके पास आर्मी कम थी, इनके पास मीन्स बहुत कम थे, एसिड्स बहुत कम थे। ये अपने आप को सर्वाइवल मोड में बहुत लंबे अरसे तक लेके नहीं जा सकती थी। दूसरा सबसे अच्छी चीज जो इनको मिली वो तेल था, लेकिन दूसरी तरफ वही तेल कहीं ना कहीं इनके लिए एक अलर्ट भी था, क्योंकि इनके पड़ोसी रियासतें इन पे हमला कर सकती थी, तेल की वजह से इन पे कब्जा कर सकती थी, क्योंकि बहुत थोड़े से अरसे के अंदर ही बहरीन और कतर दुनिया के लीडिंग ऑयल सप्लायर्स में शामिल हो चुके थे। 1968 के अंदर इन रियासतों का सबसे बड़ा मसला ये था कि अब हम अपनी हिफाजत कैसे करें। फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने दुनिया को फिर से हैरान कर दिया, क्योंकि इन रियासतों ने यह फैसला किया कि हम अलग अलग तो सरवाइव नहीं कर सकते, तो क्यों ना हम मिलकर एक सिंगल पॉलिटिकल यूनिट बना लें और एक मुल्क बनकर अपने आप को और एक दूसरे को महफूज कर लें। लेकिन यहाँ पे जो मसला पेश आया वो ये था कि हुक्म किसका चलेगा, कानून किसका चलेगा। ये मसले अभी हल हुए नहीं थे कि कतर ने और बहरीन ने अपने आप को आजाद रियासत के तौर पर पेश कर दिया और बाकी की 6 रियासतों ने, जिनमें अबू धाबी, अजमान, फुजैरा, शारजा, दुबई और उम्मुल कुवैन शामिल थे, 1972 में एक रियासत एक मुल्क बनाने का ऐलान कर दिया और सिर्फ 2 महीने के बाद रासुल खैमा ने भी इनसे इल्हाक कर लिया और इस तरह वो 7 रियासतें मिलकर UAE यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के तौर पर सामने आई। 1972 से लेकर आज तक UAE एक कामयाब रियासत के तौर पर उभरी और इकोनॉमिकल और फाइनेंशियल हब बनी। आज दुनिया के दूर दराज इलाकों से लोग यहाँ पे घूमने आते हैं, यहाँ पे सैर व तफरी के लिए आते हैं, यहाँ पे बिजनेस के लिए आते हैं और आज
جو UAE ہمارے سامنے ہے، کل بالکل ایسا نہیں تھا۔ اس کے تیل اور گیس کے ذخائر آج دنیا میں 7ویں نمبر پر ہے، اور یہ ریاست آج دنیا کی بہترین اکنامیکل ہب ہے، کیونکہ اس کا دنیا میں 7ویں نمبر پر GDP پر کیپٹا ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ دنیا کی بلند ترین عمارت برج خلیفہ بنائی گئی، جس نے پوری دنیا کے راستے ہی جیسے دبئی کے لیے کھول دیے ہوں۔ لیکن اس ساری ترقی کے باوجود UAE میں آج بھی اسلامی قوانین نافذ ہے۔ یہاں پہ آپ کوئی بھی غیر اخلاقی چیز، کوئی بھی غیر اخلاقی اقدام نہیں کر سکتے جو کہ اسلامک قوانین کے خلاف ہو، ورنہ آپ کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے۔ دوستو، یہاں کے جو لیڈرز تھے وہ ہمارے لیڈرز یا دوسری ریاستوں کے لیڈرز کی طرح آرام پسند نہیں تھے۔ یہاں پہ تیل اور گیس کے ذخائر دنیا میں 7ویں نمبر پر تھے، یہ الگ چیپٹر تھا، لیکن ان کو پتا تھا کہ کوئی بھی ذخائر، کوئی بھی قدرتی ذخائر کی ایک میعاد ہوتی ہے، وہ ختم ہوتا ہے، آج یا کل وہ ختم ہو جائے گا، اور دبئی UAE شاید پھر سے کرائسس میں چلا جائے۔ اسی چیز کو پیش نظر رکھتے ہوئے ان لیڈرز نے اپنے آپ کو اس قابل بنانا چاہا کہ اپنی ریاستوں کو اس طرح سے ڈیولپ کرے کہ وہ صرف آئل اور گیس کے اوپر محدود نہ رہیں۔ ان کا مقصد تھا اپنے علاقے کو دنیا کے سامنے پیش کرنا ٹورزم کے لیے، ان کا مقصد تھا یہاں پہ بزنس لے کے آنا، ان کا مقصد تھا UAE کو اکنامیکل اور فائنینشیل ہب بنانا۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ایسا کیا کیا جائے، ایسی کون سی چیز ہو کہ دنیا ان کی طرف متوجہ ہو۔ تو فیصلہ ہوا کہ دبئی میں دنیا کی سب سے بلند ترین عمارت برج خلیفہ کو بنایا جائے، کیونکہ اس سے پہلے دبئی میں، UAE میں کوئی بھی ایسی چیز موجود نہیں تھی جو ایک سمبولک ہو، کیونکہ ریگستان تھا، سمندر تھا، یہ چیزیں ایسی تھی جو باقی علاقوں میں بھی آسانی سے میسر تھی۔ لیکن کیا ہو اگر ایک دنیا کی بلند ترین عمارت کسی علاقے میں بن جائے؟ وہی ہوا، اور دنیا کھنچ کے UAE کی طرف راغب ہو گئی۔ برج خلیفہ کو کیسے بنایا گیا، آئے جانتے ہیں۔ At that time, the brief for the tower was to design a tower that's 550 meters, which would have been just slightly taller than the world record holder at that time, which is Taipei 101. We learned as we got into the project that we could go higher, and there was a desire to go higher and not only break the record by a little bit, but to really break it by a big margin. 6 جنوری 2004 دبئی کے ریگستان میں کھدائی کا کام شروع ہوا۔ مقصد تھا دنیا کی سب سے بلند عمارت بنانا۔ اس وقت دنیا کی سب سے بلند ترین عمارت تائیوان میں بنائی گئی ٹائپ EI 101 تھی، جس کی اونچائی تقریباً 500 میٹر تھی۔ لیکن جس عمارت کا خواب UAE نے دیکھا تھا وہ تائیوان میں موجود ٹائپ EI 1 سے 62% زیادہ اونچی تھی، یعنی 828 میٹر اونچی عمارت، جو ایک خواب تھا۔ لیکن اگر یہ بن جاتا تو یہ ایسا ریکارڈ بنتا، اس کو توڑنا تقریباً ناممکن تھا۔ برج خلیفہ سے پہلے بھی دنیا میں اونچی عمارتیں موجود تھی جن کے ریکارڈ وقتاً فوقتاً ٹوٹتے آئے، لیکن ایک عمارت سے اگلی عمارت کچھ اونچی ہوتی تھی۔ لیکن جو خواب برج خلیفہ کا دیکھا جا رہا تھا وہ ایک اتنی اونچی بلڈنگ بنانے کا خواب تھا جس کے لیے انجینئرز بھی پریشان ہو گئے تھے کہ یہ کیسے ہو پائے گا۔ لیکن تقریباً 5 سال کے عرصے میں UAE نے وہ کر دکھایا جس کو لوگ ناممکن سمجھتے تھے۔ 1 اکتوبر 2009 کی صبح تھی کہ UAE نے برج خلیفہ کو لانچ کر دیا۔ پوری دنیا یہ دیکھ کے پریشان ہو گئی کہ یہ ممکن ہو چکا تھا۔ اس کو دیکھ کر بہت سے ممالک نے اعلان کیا کہ ہم اس سے بڑی بلڈنگ بنائیں گے، لیکن آج تک کوئی بھی یہ ریکارڈ نہیں توڑ پایا۔ تقریباً 14 سال کا عرصہ گزر گیا، لیکن توڑنا تو چھوڑیں، کوئی اس کے قریب بھی نہیں پھٹکا۔ دوستوں، یہ جانتے ہیں کہ کیا برج خلیفہ کا ریکارڈ ٹوٹ بھی سکتا ہے؟ تھوڑا سا ہسٹری میں چلتے ہیں۔ اگر آج سے 4000 سال پرانی بات کی جائے تو اس وقت دنیا کی بلند ترین عمارت دا گریٹ پیرامڈ آف گزا تھا، جس کی ہائٹ تقریباً 145 میٹر تھی، اور یہ عمارت فیرو خوفو کے لیے بنائی گئی تھی، جو کہ ان کے ٹام کے طور پہ بنایا گیا تھا۔ اس کے ریکارڈ کو بعد میں انگلینڈ میں بننے والے لنکن کیتھیڈرل نے توڑا، جس کی ہائٹ 159 میٹر تھی، اور اس کو 1311 میں بنایا گیا۔ اس کے بعد اس ریکارڈ کو جب بھی توڑا کسی نہ کسی مذہبی عمارت نہیں توڑا، لیکن 1889 میں آئیفل ٹاور بنا، جس کی ہائٹ تقریباً 330 میٹر تھی۔ لیکن یاد رہے کہ یہ کوئی عمارت نہیں بلکہ ایک
सिंबल है। दुनिया की अगर ऐसी इमारत की बात की जाए जो इंसानों के रहने या काम करने के लिए बनाई गई हो, तो इस लिस्ट में सबसे पहले शिकागो होम इंश्योरेंस बिल्डिंग का नाम आता है, जो 1884 में बनाई गई और इस बिल्डिंग की हाइट 54.9 मीटर थी। इस बिल्डिंग को पहले नंबर पे हमने इसलिए रखा कि इससे पहले जो भी बिल्डिंग्स बनी थी वो या तो टॉम्स की सूरत में थी या किसी मजहबी अकायद के लिए। इंसानों के लिए कोई भी बिल्डिंग जो सबसे पहले बनी, उसमें हम शिकागो होम इंश्योरेंस बिल्डिंग को इसीलिए रखते हैं। अब देखा जाए तो 54.9 कोई इतना बड़ा नंबर नहीं है, यानी कि ये बिल्डिंग कोई बहुत ज्यादा ऊंची नहीं थी, लेकिन इंसान ने जब इस बिल्डिंग को बनाया तो ये टर्निंग पॉइंट था इस बात के लिए कि ऐसी बिल्डिंग्स बनाई जा सकती हैं। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए अमेरिका के 2 सिटीज न्यूयॉर्क और शिकागो ने ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बनाना शुरू कर दी, जिनका मकसद था इंसानों के लिए ऊंची बिल्डिंग्स बनाना। जो बिल्डिंग्स यहाँ पे बनाई गई उनमें क्रिसलर बिल्डिंग, एम्पायर स्टेट बिल्डिंग और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर सरे फहरिस्त है। इसके बाद ये मुकाबला अमेरिका से बाहर निकल गया और कोलालमपुर में 1948 में 452 मीटर ऊंची इमारत बना दी गई, जिसका नाम था पेट्रोनस टावर। इसका रिकॉर्ड 6 साल रहा, जिसके बाद टाइप EI 101 ने ये रिकॉर्ड अपने नाम किया और इसके बाद 2009 में जो बिल्डिंग बनी वो एक बहुत बड़े मार्जिन से ये रिकॉर्ड अपने नाम कर गई। मजे की बात ये है कि जब इस बिल्डिंग को बनाने की शुरुआत की गई तो इसकी हाइट प्लानिंग में सिर्फ 550 मीटर थी, लेकिन बनते बनते बुर्ज खलीफा 828 मीटर तक चले गई। बुर्ज खलीफा से रिलेटेड हम आपको कुछ ऐसी बातें बताते हैं कि आप शायद हैरान हो जाएं। दोस्तों, अगर आप बुर्ज खलीफा की छत पे खड़े हैं और वहां से जंप लगाते हैं तो आपको पता है कि आपको नीचे गिरने में कितना टाइम लगेगा? तो जवाब है तकरीबन 13 सेकेंड, और अगर हवा का दबाव हो तो इसमें 20 सेकंड तक लग सकते हैं। और क्या आप जानते हैं कि अगर आप बुर्ज खलीफा के नीचे खड़े हैं और सूरज गुरूब हो गया है और आप जल्दी से लिफ्ट पकड़ के बुर्ज खलीफा की हाइट पे चले जाते हैं तो आप सूरज को दोबारा गुरूब होते देख सकते हैं। जी हाँ, एक दिन में आप 2 सूरज गुरूब होने के मजे अगर लेना चाहते हैं तो ये आप बुर्ज खलीफा से कर सकते हैं। इस बिल्डिंग को बनाने में तकरीबन $1.5 बिलियन की कॉस्ट आई थी। इस बिल्डिंग को बनाने में तकरीबन 12,000 लोग लगे थे जो दुनिया की 100 अलग अलग नेशन से ताल्लुक रखते थे, लेकिन मकसद था दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बनाना। UAE के लीडर्स का जो मकसद था वो उससे ज्यादा ही हासिल कर चुके हैं, क्योंकि UAE आज दुनिया की इंटरनेशनल मार्केट है, जहां दुनिया भर से लोग आना चाहते हैं, यहाँ ऑफिस लेना चाहते हैं, से घूमना चाहते हैं। यही तो उनका मकसद था। दोस्तों, बात ये है कि UAE हमेशा से एक अमीर रियासत नहीं था, वो एक गरीब टुकड़ा था। अल्लाह ताला ने उसको तेल और गैस के ज़खायर से नवाजा, लेकिन उन्होंने उसको बहुत पॉजिटिव वे में यूज़ किया और आज दुनिया के सामने एक कामयाब कंट्री के तौर पे है। हमारे मुल्कों में भी बहुत से ज़खायर मौजूद हैं, पर बात है सही इस्तेमाल की। मुल्कों की बात बहुत बड़ी होती है, लेकिन हमारे पास इंडिविजुअल कैपेसिटी में भी बहुत सी चीज़ें मौजूद होती हैं, बहुत सी अल्लाह ताला की नवाजिशें मौजूद होती हैं। फ़र्क है सही डायरेक्शन में उनको इस्तेमाल करने का। अगर हम भी उनको सही डायरेक्शन में इस्तेमाल करें तो हम अपना मुस्तकबिल बिल्कुल बदल सकते हैं। इंसानों पे एक मिसाल थी, लकड़ियाँ जोड़ लो और एक मजबूत लाठी बना लो। तो इसी तरह UAE ने जुड़ के एक कामयाब मुल्क बना लिया हो। तो आप अपने भाइयों के साथ, दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, अपनों के साथ मिलके भी एक मजबूत बॉन्डिंग बना सकते हैं और अपने आप को और उन सबको कामयाब कर सकते हैं। अल्लाह ताला हम सब के दिलों में मोहब्बत कायम करे। अल्लाह हाफिज़।